इस ऑडियो वीडियो समरी को समझने का आसान तरीका, अपनी आंखें बंद करें और गहराई से इसके बारे में सोचें। खुद को उस विचार की दुनिया में ले जाएं जैसे आप किसी शांत कमरे में बैठे हैं। हर शब्द को महसूस करें जैसे वह आपके अंदर उतर रहा हो। साथ ही एक बेहतरीन हेडसेट का प्रयोग करें और आवाज़ के साथ अपने मन को जोड़ें। यह सुनना नहीं है, यह अनुभव करना है। खुद को समझने का रास्ता है। धन्यवाद। कभी सोचा है उस डर के बारे में जो बचपन में कहीं हम्म। गहरे बैठ जाए और फिर सालों तक पीछा ही न छोड़े? खासकर पानी का डर। शायद कुछ सुनने वालों ने इसे महसूस भी किया होगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक मामूली घबराहट नहीं होती। ये एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी के कई रंग फीके कर सकता है। आज हम ऐसे ही एक गहरे डर और उस पर जीत पाने की एक असाधारण कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ। ये कहानी है विलियम डगलस की, जिसका नाम है गहरा पानी यानी डीप वाटर। और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का सच्चा अनुभव है। हाँ, उनकी आत्मकथा ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का एक हिस्सा। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी कहानी का एक विस्तृत विश्लेषण है, जिसे खास तौर पे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आज का हमारा लक्ष्य है इस कहानी की तह तक जाना। डगलस के मन में ये डर कैसे बैठा, फिर किस घटना ने इसे एक भयानक रूप दिया, और सबसे जरूरी, उन्होंने इस पर विजय कैसे पाई। हाँ बिल्कुल, हम इसे बिल्कुल सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि हर सुनने वाले को, खासकर जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये कहानी और इसका संदेश एकदम साफ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए, इस गहरे पानी के सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और बात शुरू करने से पहले ये जानना भी दिलचस्प है कि विलियम डगलस सिर्फ एक लेखक नहीं थे। अच्छा। हाँ, वे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीशों में से एक, करीब 36 साल। अरे वाह, 36 साल। हाँ, तो ये बात कहानी को और वजन देती है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव है जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा और हासिल किया, लेकिन एक डर ने उन्हें सालों तक जकड़े रखा। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत होती है डगलस के बहुत छोटे बचपन से, जब वे सिर्फ 3 या 4 साल के थे। बहुत छोटे। कैलिफोर्निया के एक बीच पर अपने पिता के साथ गए थे। अच्छा। अब एक बच्चे के लिए बीच मतलब मस्ती। हाँ। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके मन में डर का पहला बीज बो दिया। हाँ, हुआ ये कि वो अपने पिता के साथ लहरों के बीच खड़े थे। पिता ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तभी एक जोरदार लहर आई और उनके ऊपर से गुजर गई। ओहो। वे पानी में गिर गए। पानी उनके सिर के ऊपर से निकल गया और उनकी सांस लगभग रुक सी गई थी। उस नन्हे से बच्चे के लिए ये अनुभव बहुत डरावना था। उन्हें लगा जैसे वो पूरी तरह दफन हो गए पानी में। और सबसे अजीब बात, जैसा कहानी में बताया है, उनके पिता हंस रहे थे। हाँ, ये अजीब है। शायद उन्हें लगा कि ये बच्चे के लिए कोई रोमांचक खेल है, या शायद वो लहर की ताकत पर हंसे होंगे। लेकिन डगलस के नन्हे मन पर इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके पिता उनकी लाचारी का मजाक उड़ा रहे हैं। उस दिन से पानी उनके लिए डर का दूसरा नाम बन गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बचपन के ऐसे अनुभव, जिन्हें बड़े लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, बच्चे के मन पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। वो डर उनके अंदर बैठ गया। बिल्कुल, अवचेतन में। फिर सालों बाद जब डगलस 10-11 साल के हुए, उन्होंने इस डर से लड़ने का फैसला किया। सोचा कि तैराकी सीखकर शायद इस डर पर काबू पा लेंगे। हिम्मत वाला फैसला था। हाँ, उन्होंने याकिमा शहर के YMCA पूल को चुना। ये एक सुरक्षित विकल्प लगा, क्योंकि उनकी माँ हमेशा उन्हें खतरनाक याकिमा नदी के बारे में चेतावनी देती रहती थी। अच्छा, जहां कई लोग डूब चुके थे। हाँ बिल्कुल। तो YMCA पूल वो एक तरफ सिर्फ 2-3 फीट गहरा था और दूसरी तरफ धीरे धीरे 9 फीट तक गहरा होता जाता था। मतलब सीखने के लिए ठीक माहौल था। यही कहानी में एक विडंबना है, एक आयरनी है। वो गए तो थे डर पर काबू पाने, लेकिन वहीं उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके डर को कई गुना बढ़ा दिया। उसे एक आतंक, एक टेरर में बदल दिया। ओह, मतलब डर कम होने की बजाय बढ़ गया। हाँ, और बहुत ज्यादा। ये घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गई। बिल्कुल। हुआ ये कि एक दिन वो पूल पर थोड़ा पहले पहुंच गए थे और किनारे पर अकेले बैठे दूसरों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अकेले पानी में जाने में अब भी झिझक होती थी। हाँ। वो पुराना डर था ना। हाँ, वो बचपन वाला। तभी वहां एक 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का आया, दिखने में मजबूत, शायद थोड़ी दबंगई दिखाने वाला। उसने डगलस को देखा और मजाक में चिल्लाया, ए पतलू,
कैसा लगेगा अगर डूब जाओ? और सिर्फ कहा ही नहीं, उसने डगलस को उठाया और सीधा पूल के गहरे 9 फीट वाले हिस्से में फेंक दिया। अरे बाप रे, ये कैसा मजाक हुआ? बिल्कुल, एक क्रूर मजाक था जिसकी गंभीरता का अंदाजा शायद उस लड़के को भी नहीं था उस वक्त। डगलस के लिए तो ये पल जैसे जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गया। वे जिस स्थिति में बैठे थे उसी स्थिति में पानी में गिरे। हाँ, सीधे नीचे। पानी निगला और सीधे नीचे तल की तरफ जाने लगे। वो लिखते हैं कि वो 9 फीट उन्हें 90 फीट जैसे लग रहे थे। 90 फीट? हाँ, डर में दूरी बढ़ जाती है। नीचे जाने का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। उनके फेफड़े फटने को थे, जैसे कोई उन्हें दबा रहा हो। यहाँ डगलस के वर्णन की खूबी देखिए। वो बताते हैं कि वे डरे हुए जरूर थे, लेकिन इतने नहीं कि होश खो बैठे। अच्छा। हाँ, उनकी सोचने समझने की शक्ति काम कर रही थी। नीचे जाते हुए भी उन्होंने बचने की एक योजना बनाई। ये दिखाता है कि संकट में भी उनका दिमाग चल रहा था। क्या योजना थी? योजना सीधी सी। जैसे ही पैर तल को छुएंगे, वे पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछलेंगे, एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाएंगे, फिर हाथ पैर मारकर किनारे पहुंच जाएंगे। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, असलियत बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ऊपर बहुत धीरे धीरे आए। आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखा सिवाय गंदे पीले पानी के। उफ। हाथ पैर मारे कि शायद कोई रस्सी या सीढ़ी मिल जाए, पर हाथ में सिर्फ पानी आया। और आवाज? चीखे नहीं? चीखने की कोशिश की पर आवाज बाहर नहीं आई, जैसे गले में ही घुट गई। ये तो बहुत भयानक है। मतलब पूरी योजना फेल हो गई। हाँ, पूरी उम्मीद धरी की धरी रह गई। सतह तक पहुंचने की बजाय वे फिर से नीचे जाने लगे। ये डर को और गहरा करने वाला अनुभव था, असफलता का अनुभव। ये उनकी नीचे की और दूसरी यात्रा थी। हाँ, दूसरी। और इस बार डर ने उन्हें और ज्यादा जकड़ लिया। उन्हें लगा जैसे उनके पैर लकवाग्रस्त हो गए हैं, भारी पड़ गए हैं, हिल नहीं रहे। जैसे कोई खींच रहा हो नीचे। बिल्कुल, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। उन्होंने फिर से वही रणनीति अपनाई कि तल पर पहुंचती उछलेंगे, पर फेफड़ों में जैसे हवा बची ही नहीं थी। सिर तेजी से दुखने लगा था। ये वो बिंदु है जहां शारीरिक अक्षमता के साथ मानसिक आतंक जुड़ जाता है। हाँ, हाथ पैर का साथ छोड़ देना, आवाज का ना निकलना, ये पूरी तरह से लाचार महसूस करने की स्थिति थी। डगलस बताते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने दिल की धड़कन और सिर में हो रहा तेज दर्द ही अपने जिंदा होने का एहसास करा रहे थे। बाकी शरीर जैसे बेजान। हाँ, बिल्कुल, जैसे बेजान हो गया था। और फिर शुरू हुई तीसरी और आखिरी यात्रा, नीचे की ओर। तीसरी? इस बार उन्होंने हवा के लिए मुंह खोला तो पानी अंदर चला गया। आंखों के सामने जो पीली रोशनी दिख रही थी वो भी बुझने लगी। अचानक सारे प्रयास थम गए। उन्हें लगा जैसे शरीर ढीला पड़ गया है, और तभी डर गायब हो गया। ये बहुत ही अनोखा और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण है। मतलब चरम आतंक के बाद एक अद्भुत शांति। शांति, डर की जगह। हाँ, कोई घबराहट नहीं, कोई चीख नहीं। उन्हें लगा जैसे वे नींद में जा रहे हैं, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे अपनी गोद में ले रहा हो, शायद माँ की गोद। उन्हें लगा कि अब तैरने की, हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वे बस बह रहे थे। और फिर सब अंधेरा हो गया। चेतना लुप्त हो गई, जैसे जिंदगी का पर्दा गिर गया हो। रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर। जब उन्हें होश आया तो क्या हुआ? जब होश आया तो वे पूल के किनारे पेट के बल लेटे हुए थे और उल्टियां कर रहे थे। उन्होंने सुना कि कोई कह रहा था, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। ओह। और जिस लड़के ने उन्हें फेंका था वो कह रहा था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक? इस घटना का असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। हाँ, सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहा। डगलस कई दिनों तक सदमे में रहे। वो रात को ठीक से खाना नहीं खा पाते थे, डर के मारे कांपते रहते थे। जरा सी भी मेहनत करने पर उनके घुटने जवाब दे देते, पेट में अजीब सा दर्द होता। बाप रे। ये तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर एक गहरा आघात था। बिल्कुल। और इस डर का साया उनकी जिंदगी पर सालों तक मंडराता रहा। पानी से जुड़ी हर खुशी, हर रोमांच उनसे कोसों दूर हो गया। जरा सोचिए, वो मछली पकड़ने नहीं जा सकते थे, नाव नहीं चला सकते थे। हाँ, झरनों या झीलों के किनारे घूमने का आनंद नहीं ले सकते थे। वो बताते हैं कि जब भी वो किसी झील, जैसे मेन की झीलें या न्यू हैम्पशायर की झीलें या कोलंबिया नदी या बम्पिंग लेक के पास जाते, तो वही बर्फीला डर उनके दिलो दिमाग पर छा जाता। उनके पैर जम जाते, शरीर अकड़ जाता। ये डर एक मनोवैज्ञानिक बाधा, एक हैंडीकैप बन गया था, जिसने उन्हें सालों तक पानी के पास जाने वाली हर मजेदार गतिविधि से दूर रखा। हाँ, उनकी फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद हो गईं, कैनोइंग और बोटिंग के मौके हाथ से निकल गए। लेकिन कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा अब शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल।
कई साल इस डर के साथ जीने के बाद डगलस ने ठान लिया कि अब बहुत हुआ। वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे एक तैराकी प्रशिक्षक, एक इंस्ट्रक्टर की मदद लेंगे और तैरना सीखेंगे, चाहे जो हो जाए। ये अक्टूबर की बात थी। अच्छा, तो उन्होंने आखिरकार कदम उठाया। हाँ, और यहाँ हमें डर पर काबू पाने का एक बहुत ही व्यावहारिक और कारगर तरीका देखने को मिलता है। प्रशिक्षक ने डगलस को एकदम से तैरना सिखाने की कोशिश नहीं की। तो फिर कैसे सिखाया? उसने डगलस के डर और तैराकी की प्रक्रिया को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ा। इसे ही डगलस पीस बाय पीस या टुकड़ों में सीखना कहते हैं। अच्छा, पीस बाय पीस, ये तरीका वाकई कमाल का लग रहा है। हाँ, सबसे पहले प्रशिक्षक ने डगलस की कमर पर एक बेल्ट बांधी। इस बेल्ट से एक रस्सी बंधी थी जो ऊपर एक पुली से होकर गुजरती थी और जिसका दूसरा सिरा प्रशिक्षक के हाथ में रहता था। ओह, मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट। बिल्कुल। इस तरह डगलस पानी में तो होते थे, पर प्रशिक्षक का नियंत्रण रहता था। वे रोज 1 घंटा, हफ्ते में 5 दिन यही अभ्यास करते रहे। रोज 1 घंटा, ये तो काफी धीरज का काम रहा होगा। हाँ, और डगलस बताते हैं कि हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी थोड़ी ढीली छोड़ता, उनका पुराना डर लौट आता, उनके पैर जम जाते। अरे, सिर्फ इस शुरुआती तनाव को कम करने में ही लगभग 3 महीने लग गए। काबू पाने में समय और लगातार कोशिश लगती है। बिल्कुल। इसके बाद अगला कदम क्या था? अगला कदम था सांस लेने पर नियंत्रण पाना। प्रशिक्षक ने उन्हें सिखाया कि कैसे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़नी है और कैसे पानी से बाहर सिर निकालकर सांस लेनी है। ये भी जरूरी है तैरने के लिए? बहुत। डगलस ने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। धीरे धीरे पानी में सिर डालने का डर कम हुआ। और फिर पैर? हाँ, फिर बारी आई पैरों की। पूल के किनारे को पकड़कर पानी में पैर चलाना सिखाया गया। शुरुआत में डगलस के पैर चलते ही नहीं थे, जैसे वो उनकी बात मानने को तैयार ही ना हो। ओ, मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा था। हाँ, लेकिन हफ्तों के लगातार अभ्यास के बाद उनके पैर भी धीरे धीरे काबू में आने लगे। तो इस तरह एक एक करके डर के हर पहलू पर और तैराकी के हर कौशल पर काम किया गया। बिल्कुल। तनाव कम करना, सांस लेना, पैर चलाना। जब ये हिस्से अलग अलग ठीक हो गए, तब प्रशिक्षक ने इन सबको जोड़ा। और फिर क्या हुआ? और अप्रैल आते आते, यानी लगभग 7 महीने बाद, प्रशिक्षक ने कहा, अब तुम तैर सकते हो, डाइव लगाओ और पूल की पूरी लंबाई तैर कर दिखाओ, क्रॉल स्ट्रोक में। वाह, 7 महीने की मेहनत रंग लाई। हाँ, प्रशिक्षक ने अपना काम कर दिया था। उसने डगलस को तैरना सिखा दिया था, डर के हर टुकड़े पर विजय पाना सिखा दिया था। लेकिन क्या डगलस का डर सच में खत्म हो गया था? मतलब प्रशिक्षक के जाने के बाद भी? यही सवाल डगलस के मन में भी था। वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें शक था कि जब वे पूल में अकेले होंगे, शायद वो पुराना आतंक, वो डर लौट आए। हाँ, ये हो सकता है। क्या वे अकेले इस डर का सामना कर पाएंगे? ये आत्मसंदेह बहुत स्वाभाविक है, खासकर जब आपने इतना गहरा डर झेला हो। असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, अकेले, बिना किसी सहारे के उस डर का सामना करना। प्रशिक्षक ने उन्हें हथियार दे दिए थे, लड़ाई अब उन्हें खुद लड़नी थी। और उन्होंने लड़ी। वे अकेले पूल में गए और एक छोर से दूसरे छोर तक तैरे। अच्छा। हाँ, शुरुआत में जब वे बीच में पहुंचे, डर की एक हल्की सी लहर उठी। वही पुराना जाना पहचाना एहसास। ओह, तो डर वापस आया? हल्का सा। लेकिन इस बार डगलस पीछे नहीं हटे। उन्होंने हिम्मत दिखाई और मन ही मन उस डर को जैसे चुनौती दी। अच्छा, मुझे डराने की कोशिश करो तो ये लो। और ये कहकर उन्होंने पूल का एक और चक्कर लगा लिया। कमाल है। ये एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीत थी, डर को पहचानना और फिर उसे सीधे चुनौती देना। हाँ, ये सिलसिला जुलाई तक चला। लेकिन डगलस को अभी भी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी। उन्हें पक्का करना था कि डर पूरी तरह से जा चुका है। मतलब सिर्फ पूल के सुरक्षित माहौल में ही नहीं, बल्कि असली खुले पानी में भी। बिल्कुल। इसलिए वे न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गए। ये एक बड़ी झील थी। वहां उन्होंने एक टापू ट्रिग्स आइलैंड से डाइव लगाई और तैरकर दूसरे टापू स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक गए। पूरे 2 मील। 2 मील? बड़ी झील में। हाँ। इस दौरान उन्होंने लगभग हर तैराकी स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। बीच झील में जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी है और नीचे अथाह गहराई। डगलस बताते हैं कि एक बार फिर डर ने लौटने की कोशिश की। जब उन्होंने नीचे देखा तो सिर्फ पानी ही पानी था। वही पुरानी सनसनी महसूस हुई। फिर क्या किया उन्होंने? इस बार डगलस की प्रतिक्रिया अलग थी। वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने उस डर का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया? कैसे? उन्होंने मन में कहा, अच्छा मिस्टर टेरर, तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और डर भाग गया। वे तैरते रहे।
वाह, ये तो गजब है। डर से लड़ने की बजाय उसका मजाक उड़ाना। हाँ, लेकिन एक आखिरी शक शायद अब भी बाकी था, तो उन्होंने एक और परीक्षा दें। एक और? कहाँ? वे वॉर्म लेक गए। नाम भले ही वॉर्म गर्म था, पर इसका पानी ग्लेशियर से आता था और बर्फीला ठंडा था। ओ, बर्फीले पानी में? हाँ, वहां उन्होंने सुबह सुबह कपड़े उतारे और ठंडे पानी में कूद पड़े। उन्होंने झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा और फिर वापस आए, ठीक वैसे ही जैसे कभी डक कॉर्पोरॉन नाम के तैराक किया करते थे। और इस बार डर आया? इस बार कोई डर नहीं, रत्ती भर भी नहीं। आखिरकार? हाँ, तैरकर वापस आने के बाद वे खुशी से चीख पड़े। उनकी विजय की चीख पास की पहाड़ी गिलबर्ट पीक से टकराकर गूंज उठी। उन्होंने आखिरकार अपने सबसे बड़े डर पर, उस गहरे पानी के आतंक पर पूरी तरह विजय पा ली थी। ये सिर्फ तैरना सीखना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। इस पूरे अनुभव का डगलस के लिए क्या मतलब था? मतलब क्या सीखा उन्होंने इससे? इसका बहुत गहरा मतलब था। इस संघर्ष के जरिए डगलस ने न सिर्फ मौत को बेहद करीब से महसूस किया था, बल्कि मौत के डर को भी जिया था और अंत में उस डर पर विजय पाई थी। यही उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का वो मशहूर कथन याद आता है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हाँ, ये सुना है। हमें अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वो स्वयं डर ही है। बिल्कुल। डगलस कहते हैं कि जिन्होंने मौत का डर नहीं झेला वे शायद इसे नहीं समझ सकते, लेकिन उन्होंने दोनों का अनुभव किया था। डूबते समय मौत का एहसास जो अजीब तरह से शांत था। हाँ, वो शांति वाली बात। और उसके बाद सालों तक मौत का वो आतंक जो जीने नहीं दे रहा था। तो मौत शांतिपूर्ण है पर मौत का डर भयानक है। हाँ, वो इसी नतीजे पर पहुंचे। मौत अपने आप में शांतिपूर्ण हो सकती है, जैसा उन्होंने डूबने के अंतिम क्षणों में महसूस किया था। असली तकलीफ, असली आतंक तो मौत का डर है। ये डर ही है जो हमें पंगु बना देता है, हमें खुलकर जीने से रोकता है। जब उन्होंने इस डर पर विजय पा ली तो उन्हें लगा जैसे वो दोबारा जी उठे हों। जिंदगी के मायने बदल गए, जीने की इच्छा और प्रबल हो गई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? डगलस के लिए इस जीत का मतलब क्या था? मतलब था आजादी। आजादी? हाँ, वे अब आजाद महसूस कर रहे थे। किसी भी पगडंडी पर चलने के लिए, किसी भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए, किसी भी झील या नदी में उतरने के लिए। पानी का डर अब उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता था। वो जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के लिए आजाद थे। बिल्कुल। विलियम डगलस की ये कहानी कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहला कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगातार कोशिश से किसी भी डर पर, चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना हो, काबू पाया जा सकता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, किसी बड़ी समस्या या डर का सामना करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके उन पर काम करना, वो पीस बाय पीस मेथड एक बहुत असरदार तरीका है। ये सिर्फ तैराकी नहीं, जीवन की किसी भी चुनौती पर लागू हो सकता है। सही बात है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक डर की प्रकृति के बारे में है। अक्सर हम असल चीज से उतना नहीं डरते जितना उस चीज के डर से डरते हैं। डर का डर? हाँ, ये डर का डर ही होता है जो हमें जकड़ लेता है। जैसा रूजवेल्ट ने कहा था और जैसा डगलस ने अनुभव किया, अगर हम इस डर के डर पर विजय पा लें तो असल चुनौती उतनी मुश्किल नहीं लगती। डगलस ने अपने जीवन के गहरे पानी का सामना किया और उसे जीता। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से गहरे पानी हैं? वो कौन से डर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये परीक्षा का डर हो सकता है, लोगों के सामने बोलने का डर, असफलता का डर या कुछ और। सवाल यह है कि क्या हम में भी डगलस की तरह दृढ़ संकल्प और सही रणनीति के साथ उन डरों का सामना करने और उन पर विजय पाने की इच्छा शक्ति है? बिल्कुल, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।